गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक ये पर्टिकुलर सेशन रहेगा चैप्टर 8 का रिवीजन और उसके बाद क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2 का चैप्टर 8 का। तो चैप्टर 8 में सबसे पहले शुरुआत की थी अपन को। अच्छा, चैप्टर 8 में कितने स्टैंडर्ड है? 3 स्टैंडर्ड है, 800, 805 और 810। ओके, चैप्टर 8 में अपन ने 2 फ्रेमवर्क पहले समझे। ओके, पहला फ्रेमवर्क था आपके लिए जीपीएफ एंड दूसरा फ्रेमवर्क था एसपीएफ। जब मैं बोल रहा हूं जीपीएफ की बात कर रहा हूं और एसपीएफ की बात कर रहा हूं, तो जीपीएफ के अंदर आता है, जीपीएफ मतलब क्या है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। एसपीएफ मतलब क्या है? इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। तीनों स्टैंडर्ड अपन ने देखे, कंटेक्स्ट देखा। ओके, जब मैं बोल रहा हूं एसपीएफ का फ्रेमवर्क, ओके 800 मतलब एसपीएफ का फ्रेमवर्क जहां पर एसपीएफ के हिसाब से आपको ऑडिट करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहला एग्जांपल अगर आपको याद होगा, एक एग्जांपल था यूके गैप वाला एग्जांपल। एक है बैंक के लिए, बैंक से लोन लेना है उसके लिए एग्जांपल दिया था। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है उसके लिए कोई फ्रेमवर्क कोई बता सकता है, सप्लायर वगैरह। ओके, सो दैट फ्रेमवर्क कैन बी 800 के फ्रेमवर्क। 805 वाला इज वाज सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट्स। अगर आपको याद होगा, या तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं या तो स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करते हैं इस कंटेक्स्ट में। और 810 में हम लोग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। यहां पर एक रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको कुछ समझाया था, अगर रेस्ट्रिक्शंस आपको याद होगा, 800 का ऑडिट और 805 का ऑडिट कोई भी ऑडिटर कर सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आपका जो सेम ऑडिटर है वही ऑडिटर होना चाहिए। लेकिन 810 में इफ यू रिमेंबर, इट शुड बी ए सेम ऑडिटर हु इज योर मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर। जो आपका मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है वही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकता है, दूसरा कोई ऑडिटर नहीं कर सकता। और इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको ये भी बताया, 805 हो या 810 हो, ये दो फ्रेमवर्क में ऐसा हो सकता है जो दूसरा ऑडिटर है वो 210 में भी हो सकता है, 800 में भी हो सकता है, और वो दोनों 805 और 810 के कंटेक्स्ट में आ सकता है। सर इसका इंटरप्रेशन क्या है? इसका इंटरप्रेशन ऐसा है कि अगर 210 का ऑडिटर है यानी जीपीएफ का ऑडिटर है, ओके, वही 805 का ऑडिट भी कर सकता है। ओके, और 800 का ऑडिटर है, अगर एसपीएफ का ऑडिटर है वो भी 805 के क्राइटेरिया में आ सकता है। व्हाटएवर इट में भी 805 में कोई भी ऑडिटर रह सकता है। इवन 810 के केस में अगर आपका जीपीएफ का ऑडिटर है और वो समरी का कॉन्टेक्स्ट देख रहा है तो वही ऑडिटर रहना कंपलसरी है। 810 में सिर्फ ये पॉइंट याद रखो, यहां पर कंपलसरी ऑप्शन जरूरी है। ओके, 800 में 210 का ऑडिटर कोई भी हो सकता है, 800 का ऑडिटर कोई भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। 805 में ओके, दो क्राइटेरिया, 210 का ऑडिटर और ये ऑडिटर सेम हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। 800 का ऑडिटर और 805 का ऑडिटर भी सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। ये पूरा क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद चालू करते हैं तीनों फ्रेमवर्क में। पहले क्राइटेरिया आप ध्यान रखना, तीनों फ्रेमवर्क में अपने को 3-3 पार्ट में डिवाइड करना है। सर 3 पार्ट कौन से डिवाइड करना है? पहला पॉइंट है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या करना है, सेकंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कैसे करना है, और तीसरा रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या करना है। तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले अगर आपको याद होगा 800 के अंदर मुझे 3 चीजें देखनी है। सबसे पहला जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नीड क्या है इंटेंडेड यूजर्स की, यानी सबसे बड़ा की फैक्टर ये है क्या इंटेंडेड यूजर को कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन से क्राइटेरिया से चाहिए। एंड बेसिकली द की फैक्टर इज इन डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबिलिटी एफआरएफ इन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। यानी एसपीएफ में जो एफआरएफ अप्लाई होने वाला है वो इंटेंडेड यूजर्स की नीड में क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको चाहिए ये समझना जरूरी है। सेकंड सिनेरियो जो ऐसे होगा, ये प्रिज्यूम करेगा कि एंटिटी ने ओके इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस एस्टैब्लिश किया होगा और उसको फॉलो किया होगा, और वो प्रोसेस जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। एंड लास्ट पॉइंट, एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जजमेंट लगाएगा। यानी 3 क्राइटेरिया आपको देखने हैं। 3 क्राइटेरिया कौन से देखने हैं? सबसे पहले इंटेंडेड यूजर्स कौन है, एफआरएफ क्या है, एंड प्रोसेस एस्टैब्लिश है क्या ये एफआरएफ को अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए। आई होप ये पॉइंट लॉजिक बैठा मालिक। सेकंड पॉइंट, इस एंगेजमेंट का ऑडिट कैसे करें, इस एंगेजमेंट में प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कैसे करें। तो इसके अंदर 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले स्टैंडर्ड के नंबर याद दिला दूं। सबसे पहला पॉइंट है 200 ध्यान रखना है, 320 ध्यान रखना है, 260 ध्यान रखना है, 700 ध्यान रखना है। यानी ओके व्हाट 800 स्टैंडर्ड इज सेइंग, 800 स्टैंडर्ड क्या बोलता है? 800 स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई अगर आप ये ऑडिट कर रहे हो, आपको ऑल टुगेदर जो पुराने स्टैंडर्ड्स है, अपने सारे स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल कंसीडरेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। सर ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये 200 को यूज किया। तो सबसे पहला एसए 200 क्या बोलता है? ओके, इट रिक्वायर्स ऑडिटर टू कंप्लाई एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस एंड ऑल रिलेवेंट एसए व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर टू बी परफॉर्म फॉर दैट ऑडिट। सेकंड सिनेरियो ये बोलता है कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एसए अनलेस वो एसए आपके लिए रिलेवेंट नहीं है या एसए की कुछ कंडीशन है, ओके वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मैंने 299 एंड 402 बताया था आपके लिए। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आए तो आप डिपार्चर ऑफ एसए कर सकते हो, लेकिन आपको वो नोट करना जरूरी है अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करके। ये आपका पॉइंट था एसए 200 केस में। एसए 200 के बाद आता है ऐसे 320 के अंदर क्या बोला हुआ है? मटेरियलिटी आपको सेट करनी होगी, ओके एसपीएफ के अंदर भी। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट एसपीएफ के केस में क्या कर सकता है, ओके जो जिसके लिए एसपीएफ बना रहे हैं उनके साथ कुछ डिस्कशन हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि इतने के ऊपर मिसस्टेटमेंट रहा तो ही हम मॉडिफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ अगर मिसस्टेटमेंट है तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे। इस पॉइंट की वजह से आपका इंपैक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, आपको अपना जजमेंट लगाना मटेरियलिटी में, आप इसकी वजह से मटेरियलिटी को चेंज नहीं करोगे। ये एसए
320 में बताया, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट याद है ना मालिक ये पॉइंट। उसके बाद आता है 260 के अंदर टीसीएफजी को कम्युनिकेट करना जरूरी है कुछ मैटर्स जो अपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड? अगर आपको याद होगा, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी कम्युनिकेट करना है, स्कोप एंड टाइमिंग कम्युनिकेट करना है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करना है, एंड एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस लिस्टेड एंटिटी में कम्युनिकेट करना है। ये चारों कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यू के साथ। सर किसने बोला है? 260 ने बोला है। लेकिन क्योंकि एसपीएफ है तो एसपीएफ में जो टीसीडब्ल्यू है हो सकता है वो सेपरेट पर्सन होगा। ओके, हो सकता है यहां पर टीसीडब्ल्यू हो ही ना, तो मैनेजिंग द एंटिटी और टीसीडब्ल्यू ये दोनों के दोनों सेम होने की संभावना हो सकती है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एसपीएफ, बिकॉज एसपीएफ इज नॉट फॉर ऑल जनरल यूजर्स। सारे यूजर्स के लिए नहीं होता है, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता है। एसपीएफ होता है स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, जैसे कोई होल्डिंग कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल समझाए थे। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा 260 में। तो आपको एग्रीमेंट करते वक्त ध्यान रखना होगा, उनसे बात करना होगा कि 260 के मैटर आपको किसके साथ कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कम्युनिकेट करने पड़ेंगे मैनेजमेंट के साथ ही। नेक्स्ट पॉइंट, आपको 700 यूज करना पड़ेगा, एंड 700 में आपको जब भी आपको ओपिनियन फॉर्म करना है और कंक्लूजन करना है और ओपिनियन फॉर्म करना है, तो आपको 700 का यूज करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग व्हिच 800 का सीरीज फोकस ऑन। आई होप ये 800 का प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग भी क्लियर है। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग से ज्यादा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जब आप ऐसे 700 यूज करोगे तो आपको समझना जरूरी है उसकी आपकी जो रिपोर्ट ऑलरेडी डिफाइन की है 700 में, आपको 13 पॉइंट याद होने चाहिए। टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, ओके, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी, सिग्नेचर, प्लेस, डेट। इसके अलावा आपको वहां पर और एडिशनल ऐड करना पड़ेगा कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है और इसके इंटेंडेड यूजर्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकंड, आप अलर्ट भी कर सकते हो यूजर्स को। ओके सर, कैसे? ओएम पैराग्राफ डाल के, जहां पर आप अलर्ट करोगे कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूसेज कोई और नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और पर्पस के लिए नहीं है, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ओके, ये ध्यान रखना जरूरी है, अलर्ट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, ओएम पैराग्राफ डाल के। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक चीज है, ओके, यहां पर एएफआरएफ ये लगेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, यानी इफ पर्टिकुलर मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल टू डिटरमाइन व्हाट विल बी एएफआरएफ। ओके, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में। और एक पॉइंट, अगर आपको याद होगा मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में क्या था? ओके, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल कौन डालेगा? मैनेजमेंट। गोइंग कंसर्न कौन देखेगा? मैनेजमेंट। उसके साथ में एएफआरएफ को डिटरमाइन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजमेंट की होगी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। और एक 701 कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने ये ओफो समझा दिया ताकि एमसीक्यू में काम आ जाए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो 800 की कंटेक्स्ट में आपको चीजें क्लियर है। 800 में टेक्निकली आपको आंसर कैसे रखना है वो आपको समझा दिया। और कभी भी 800 का कोई पॉइंट आया ना, तो मेनली है ना, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने के भाई। ओके, क्या 2 कॉन्सेप्ट है सर? सबसे पहले पर्पस और इंटेंडेड यूजर समझना जरूरी है, और आपको हाईलाइट करना जरूरी है रिपोर्ट के अंदर कि भाई ये पर्टिकुलर जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबके लिए नहीं है, ये खाली स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है मालिक। ये होने के बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड 805। 805 के अंदर आपको टोटल 3 चीजें तो वापस वही रहने वाली। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या ध्यान रखना है, प्लानिंग परफॉर्मिंग कैसे करनी है और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। लेकिन उसके साथ में सबसे पहले एक डेफिनेशन समझाया। सर डेफिनेशन किसका समझाया? व्हाट इज अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल, कैश फ्लो हो गया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल हो गया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ एफएस के अंदर क्या क्या आएगा? इट कैन इंक्लूड एलिमेंट हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, आइटम हो सकता है एफएस का। ओके, दैट एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया, डेटा हो सकता है, कैश बैंक बैलेंस हो सकता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है कि 805 के कंटेक्स्ट में ऑडिटर कोई भी हो सकता है। जो अगर आपका 210 और 800 का ऑडिटर कोई भी होने दो, वो 805 का ऑडिटर वो भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर 805 का ऑडिटर वही है जो आपका 210 और 800 का ऑडिटर है, तो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। वो रेस्ट्रिक्शंस आपको रिपोर्टिंग के अंदर ध्यान रखना है, या रिपोर्टिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक चीज याद रखना है, यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? अगर आपको याद होगा, यहां पर जो ऑडिटर काम करने वाला है, ओके, अगर वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए काम कर रहा है, ओके, तो इसके लिए अगर वो ऑडिटर सेम है तो चीजें आसान होगी। लेकिन ऑडिटर अगर अलग है तो उसके लिए दिक्कत क्या आएगी? उसकी सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट नहीं होगा जो उसको ऑडिट करना है। एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं डेटस को ऑडिट कर, अब मेरे को पता खाली डेटस को देख के क्या ऑडिट कर पाएगा? क्या डेटस के लिए उसको सेल्स का भी ऑडिट करना पड़ेगा? क्या डेटस के लिए कैश बैंक बैलेंस भी देखना पड़ेगा? ये सारी चीजें एलिमेंट देखनी पड़ेगी, प्रोविजंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर भले ही इंफॉर्मेशन पार्ट में दी गई है, लेकिन ऑडिट पूरा करना पड़ता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिटर को यही देखना है कि यहां पर सारे एप्लीकेशन ऑफ एसे लगेंगे क्या। देखो, जो रिलेवेंट ऑफ एसेज है वो आपको अप्लाई करना है, तो दिमाग में रखना ही है। लेकिन उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कोई रिलेवेंट ऐसे अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप सेम ऑडिटर हो तो ये चीजें आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका ऑडिट एंगेजमेंट ऑलरेडी कर रहे हो, उसके अंदर आप सारे एसेज फॉलो कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये जो भी एसेज एप्लीकेबल होगा वो आप फॉलो करोगे। लेकिन अगर
आप सेपरेट ऑडिटर हो, अगर आप सेम ऑडिटर नहीं हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बढ़ जाएगी। तो टेक्निकली मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पर मैंने जो स्क्रीन पे दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शंस है जो बाद में देखेंगे। सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एसए। ये मैं बता रहा हूं, पहले हेड पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या मैं एप्लीकेशन ऑफ एसए कर पा रहा हूं, सेकंड सिनेरियो क्या यहां पर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, ये मुझे ध्यान रखना होगा। ये दो चीजें मुझे समझनी होगी और ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्या ऐसे अप्लाई किया जा सकता है क्या, तो टेक्निकली देखो स्टैंडर्ड क्या बोलेगा, आगे जब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पढ़ोगे स्टैंडर्ड बोलेगा ऐसे 200 का लॉजिक रखेगा कि भाई यार जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको सारे के सारे ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे अनलेस अंटिल दैट ऐसे इज नॉट रिलेवेंट और ऐसे में कोई कंडीशन और कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट यहां पर ये है ऐसे 200 आपको यही बोल रहा है करने के लिए, लेकिन ओके यहां पर याद रखना कंप्लायंस विद ऑल ऐसे मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल इफ ऑडिटर इज नॉट एंगेज्ड टू एंटिटी टू ऑडिट ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एग्जांपल अगर आपका 210 और 800 का ऑडिटर कोई अलग है और 805 का ऑडिटर अलग है तो उसके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होगा सारे के सारे ऐसे लगाना। आई होप समझ में आ रहा मालिक। ओके, इन सच केस ऑडिटर मे नॉट हैव डज नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में क्या होगा, वापस मैं बोल रहा हूं ये कौन सा केस का बात चल रहा है, ये सेपरेट ऑडिटर रहा तो इस केस में ये सेपरेट ऑडिटर को और फर्दर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी टू कोरोबरेट ऑडिट एविडेंस। ओके, यानी एग्जांपल जैसे डेटर्स का ऑडिट करना है तो मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन लगेगी, कैश की इंफॉर्मेशन लगेगी, बैंक की इंफॉर्मेशन लगेगी, प्रोविजंस की इंफॉर्मेशन लगेगी। ओके, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ ऑडिट इज ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, ओके सर्टेन ऐसे रिक्वायर ऑडिट दैट मे बी डिस्प्रोपोर्शनेट। यानी एग्जांपल अगर कुछ एक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो इसमें इतना सारा ऐसे लगेगा जो डिस्प्रोपोर्शनेट है उस एंगेजमेंट केस में। यानी एग्जांपल मेरे को बताओ वो एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए क्लाइंट ने मुझे बोला होगा डेटर्स का ऑडिट कर ले, डेटर्स का ऑडिट करने के लिए क्लाइंट ने मुझे कुछ फीस दी होगी। अब साला उतनी फीस में इतना सारा काम करना होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है यार। ओके, टेक्निकली डजंट मेक वर्क। तो इस केस में आपने ओके मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए इसकी जगह और कौन सा एंगेजमेंट हो सकता है या स्कोप बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो। यानी एग्जांपल आप जो पार्ट का ऑडिट कर रहे हो आप फुल का ऑडिट करने के लिए बोलिए उसको। ओके, दैट इज हाउ द टेक्निकली वर्क कम्स इनटू पिक्चर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में पहला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एसए। याद रखना ये कॉन्सेप्ट सब इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं डिटेल के अंदर। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है वेदर डिटरमाइन वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। ओके, ऐसे 210 का क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। ऐसे टूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यही है, एफआरएफ एक्सेप्टेबिलिटी है तो जाइए, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो भाई यार डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। तो सर इसके अंदर क्या पॉइंट है, इसके अंदर ऐसा पॉइंट है कि अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिंगल एलिमेंट है उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, एफआरएफ की तरफ से ही करना पड़ेगा ना। यही पॉइंट ये लोग बोलते हैं। ओके, इसके आप जब प्रेजेंट करोगे खाली मैं डेटर्स लिख के, ओके प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होगा ना डेटर्स 8 करोड़ ऐसा हो गया हो या नहीं ना, तो आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होनी चाहिए, डेटर्स क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, उसमें डेटर्स कौन कौन लिस्ट है, वो उसका क्या एलिमेंट है, ये सारी लिस्ट होनी चाहिए। ओके, यही पॉइंट सेकंड पॉइंट आपका क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। आप पता करिए ओके स्पेसिफिक एलिमेंट्स है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या यहां पर एडिक्वेट डिस्क्लोजर आने वाला है क्या। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं आ रहा है तो डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट बिकॉज़ एफआरएफ के हिसाब से एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं होगा मालिक। ओके, इन केस ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटरमाइन वेदर प्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ प्रोवाइडिंग विद डिस्क्लोजर एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू एनेबल द इंटेंडेड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कन्वेड। जो भी सामने वाला इंटेंडेड यूजर है उसको समझ में आना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या कन्वे की गई है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है मालिक। और इसके साथ में आप याद रखना ऐसा हो सकता है अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या एलिमेंट ऑफ एफएस है मे बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ दैट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑथराइज्ड बाय हुम रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेट करता है कि भाई ये एफआरएफ फॉलो होना चाहिए। अब एग्जांपल ये एफआरएफ फॉलो होना चाहिए तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, डिस्क्लोजर क्या ये एप्लीकेबल होगा। अगर ये एप्लीकेबल होगा तो इसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं एप्लीकेबल होगा तो नहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी टेक्निकली अगर आपको याद होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आपको देखना होगा। तो अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, ओके एफआरएफ एप्लीकेबल है और एक्सेप्टेबल है, इट्स ओके। एफआरएफ के साथ आप देखिए क्या यहां पर एसपीडी एसपीसीडी एप्लीकेबल है क्या, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड डिस्क्लोजर। मेनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मेनली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, दो पॉइंट पे आप ध्यान रखना मालिक। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो अगर मैंने आपको पूछा क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कि भाई मेरे को बताइए 805 का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने पहले कितनी चीजें देखनी है, तो दो चीजें देखनी है, क्या हम एप्लीकेशन ऑफ ऐसे कर पाएंगे एंड दूसरा पॉइंट क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है। और ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के इंडिविजुअल पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ओके, एग्जांपल वो बोल सकते हैं कि 805 की एंगेजमेंट में एप्लीकेशन ऑफ ऐसे करना है तो उसके अंदर कंसीडरेशन क्या करने हैं। ओके, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं देखना है तो कंसीडरेशन क्या करने हैं, हो सकता है ये पार्ट में आ जाए मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट। तो सर ये एंगेजमेंट प्लान करना है और
और परफॉर्म करना है तो उसके लिए अंदर पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो आपका 200 ही है। तो 200 का कॉन्टेक्स्ट अपन डिस्कस कर चुके जो पिछले वाले इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ओके, यहां पर इफ सेम ऑडिटर इज देयर वेयर ऑडिट इज कंप्लीटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड ऑडिट एविडेंस इन 805 आल्सो। यानी एग्जांपल आपको समझना है कि जो अगर मैं सेम ऑडिटर हूं और मैंने ऑडिट किया हुआ है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके एविडेंस भी मैं 805 में यूज कर सकता हूं, लेकिन 805 के लिए आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपने लेवल पे देखने पड़ेंगे। ओके, यानी डेटस का काम तो मैंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते वक्त भी किया होगा, तो उसके एविडेंस मैं इधर भी यूज कर सकता हूं, लेकिन डेटस के लिए आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? तीसरा सिनेरियो आपके लिए आता है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इंडिविजुअल एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्राइज होते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, याद रखना ये इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी एग्जांपल क्या होगा, ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया डेटर्स है, डेटर्स पीएनएल से इंटर रिलेटेड है। ओके, पीएनएल है बैलेंस शीट से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि पीएनएल में आपका डिप्रिसिएशन आएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स आएंगे, तो इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब एक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हो, एक आइटम का ऑडिट कर रहे हो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, तो आपको दूसरे एलिमेंट को भी कवर करना चाहिए ऑडिट में। एंड चौथा सिनेरियो है आपका 320 स्कोप में 320 भी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होती है और जो इंडिविजुअल के लिए होती है, ये दोनों में फर्क होता है, ये ध्यान रखिए मालिक। आई होप ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में आ जाए। तो पहला पॉइंट है 200, उसके बाद ऑडिट एविडेंस मेन में यूज किया हुआ वो यहां पर भी यूज कर सकते हैं। तीसरा इंटर रिलेटेड है, तो आपको इंटर रिलेटेड भी चेक करने चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है। एंड नेक्स्ट है 320, आपको इसके लिए मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, और यहां पर आता है रिपोर्टिंग का कंसेप्ट, और रिपोर्टिंग के कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना होगा क्या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या स्पेसिफिक एलिमेंट्स है। ओके, उसके लिए रिपोर्टिंग कैसा होगा, तो सबसे पहला पॉइंट आपको डिटरमाइन करना होगा क्या यहां पर फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन, ओके, क्या कंप्लायंस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा या फेयर प्रेजेंट फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। इसके लिए आपको दो क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, दोनों क्राइटेरिया एप्लीकेबल है या एक एप्लीकेबल है, और ये आपको 700 का लॉजिकल बैठता है। क्या हमें खाली कंप्लायंस विद एफआरएफ चाहिए या हमें कंप्लायंस विद एफआरएफ प्लस ओके हमें फेयर प्रेजेंटेशन भी चाहिए। अगर कंप्लायंस विद एफआरएफ चाहिए तो अल्टीमेटली आपका पॉइंट आएगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, हमें ये दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो हमारे लिए होगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। आत्मा क्लियर? और उसके अलावा क्राइटेरिया तो अपने सेम है जो अपन ने 800 में पढ़े थे कि आपको यहां पर ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी वो 700 के हिसाब से बनेगी। सेकंड पॉइंट, आपको जो ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी वो 700 के हिसाब से देनी होगी, इसके अंदर पर्पस एंड इंटेंट यूजर डालना पड़ेगा। अलर्ट करना होगा यूजर्स को कि ये ऑडिट रिपोर्ट ओके आपके लिए सेपरेट है, सेपरेट फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट है, ये सेम नहीं है, तो इसके यूजर्स कुछ अलग ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट ओके यानी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट और सेपरेट की ऑडिट रिपोर्ट जो 805 की ऑडिट रिपोर्ट है, ये साथ में पब्लिश कर सकते हैं। ये कब डिस्कस करेंगे, जब सेम ऑडिटर होगा। अगर अलग ऑडिटर है तो घंटा कोई लेना देना नहीं है, तुमको जैसे करना करिए, लेकिन अगर सेम ऑडिटर है तो ये दोनों रिपोर्ट साथ में पब्लिश की जा सकती है। ओके, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस रहती है, वो कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। टेक्निकली यहां पर आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट की कंडीशंस ओके इस कंडीशंस को या रेस्ट्रिक्शंस आपको ये बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे मालिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ये कब एप्लीकेबल है, अगर सेम ऑडिटर है। अगर ये सेपरेट ऑडिटर है तो ये रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। आई होप ये सबको याद होगा। तो सर सेम ऑडिटर है तो रेस्ट्रिक्शंस क्या होगी? सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमॉडिफाइड दिया है तो आपको 805 में घंटा जो करना है करो, अनमॉडिफाइड देना है मॉडिफाइड देना है वो तुम्हारी चॉइस है। सेकंड, अगर आपने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाई या ईओएम डाला है तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है डीम्ड एप्रोप्रिएट मॉडिफाई करिए, डीम्ड एप्रोप्रिएट मॉडिफाई करिए। यानी एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगर डेटस है और डेटस के जो रिपोर्ट है डेटस का आप ऑडिट कर रहे हो और उस रिपोर्ट में मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट में डाला है आपने इन्वेंटरी की वजह से मॉडिफाई किया हुआ है, आपको डेटस के लिए अनमॉडिफाइड देते आ जाएगा, क्योंकि डेटस कारण नहीं है ना। लेकिन और एक सिचुएशन देखिए, डेटस है और डेटस के कारण से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई किया है, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको डेटस को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल एलिमेंट में। ओके, इसीलिए इसका वर्ड आता है डीम्ड एप्रोप्रिएट मॉडिफाई करना पड़ेगा। आई होप ये सबको याद होगा मालिक, याद है मालिक, याद है ना ये सब लोग को? ओके, इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ओपिनियन। अगर आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है तो 705 है ना हमें रोकता है, 705 बोलता है अगर आपने एडवर्स और डिस्क्लेमर दिया है तो आप ओके 805 में मॉडिफाई करना कंपलसरी है। 805 में मॉडिफाई करना क्या करना जरूरी है, कंपलसरी है। आत्मा क्लियर है? लेकिन 805 में जैसे ही आओगे आप तो 805 में वो बोलता है ठीक है ये 705 पे बोले रेस्ट्रिक्शन हम एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए अगर आपने एडवर्स दिया है डिस्क्लेमर दिया है, लेकिन अगर 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए एक सिंगल आइटम के लिए ओके आप अनमॉडिफाइड दे सकते हो। लेकिन 3 कंडीशन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन ओके जैसे एग्जांपल एलिमेंट मैंने बोला डेटस, पूरा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं की है। ओके, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस है। ओके, यानी लॉ रेगुलेशन हमें प्रोहिबिट नहीं करता है अनमॉडिफाइड देने से। सेकंड पॉइंट, सेपरेटली पब्लिश है, यानी पब्लिश साथ में नहीं कर सकते, वैसे साथ में कर सकते हैं लेकिन अगर अलग अलग आपको देना है, इधर एडवर्स दिया डिस्क्लेमर दिया है और इधर आप अनमॉडिफाइड देना चाहते हो तो साथ में पब्लिश नहीं करने का। एंड मोस्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन, यानी डेटस अगर पूरे बैलेंस शीट की बात करें तो पूरे बैलेंस शीट में से डेटस एकदम छोटा सा
सा अनुमान, एकदम छोटा सा आइटम होना चाहिए, तो ही आप अनमॉडिफाइड दो। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो डेटर्स के लिए आप अनमॉडिफाइड दे सकते हो, इवन इफ एडवर्स एंड डिस्क्लेमर दिया। और अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर आपने डिस्क्लेमर दिया और आप पूरे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, तो मेक श्योर ये पॉइंट ध्यान में रहे, अगर आपने एडवर्स दिया और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, आपको मॉडिफाई करना कंपलसरी है, आपको मॉडिफाई करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपने डिस्क्लेमर दिया और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा डिस्क्लेमर का ग्राउंड क्या है। अगर डिस्क्लेमर का ग्राउंड अलग है और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, तो उस केस में आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगर डिस्क्लेमर करने का कारण कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो आप स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी पीएनएल बैलेंस शीट, पीएनएल को आप है ना अनमॉडिफाइड दे सकते हो। लेकिन ये खाली कौन से केस में बोला मैंने, डिस्क्लेमर के केस में। अगर एडवर्स दिया है, एडवर्स का ग्राउंड घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एडवर्स दिया तो आपको अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर एलिमेंट है तो आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर आ गया मालिक। ओके, आई होप ये सब आपको सबको याद आ रहा होगा मालिक। ओके, 805 की कहानी भी क्लियर हुई। 805 के रेस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हो सकता है ये एमसीक्यू में आए, हो सकता है ये थ्योरी कंटेक्स्ट आए, जैसे भी आए बस मेक श्योर ये पॉइंट अपने को क्रैक हो जाए। ओके, ये होने के बाद आपका लास्ट स्टैंडर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड 810। 810 की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो 810 की कहानी का दिक्कत एक ही है। 810 की कहानी का दिक्कत सबसे बड़ा ये है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर अपने को ऑडिटर वही होना चाहिए जो आपके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है। इट कैन बी 210 का ऑडिटर, ओके, और इट कैन बी 800 का ऑडिटर, बट लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है। ओके, जो मेन ऑडिटर है वही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकता है। अदरवाइज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे होगा यार, क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाले किसमें से जाते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसीलिए सबसे पहला डेफिनेशन है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो डिराइव किए जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ये कंटेंट लेस डिटेल होते हैं, यानी कंडेंस फॉर्म में होते हैं, लेस डिटेल में होते हैं, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ओके, एंड कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। देखिए याद रखना, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, लेकिन जब हम पर्टिकुलर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो हम हमेशा ये नहीं बोलेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, हम बोलेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इट में बी कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इट इज अ फेयर समरी अलोंग विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेयर समरी कब आएगी, जब फेयर प्रेजेंटेशन वाला कॉन्टेक्स्ट होगा और कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा, तो आपको बोलना होगा कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। समझ में आ रहा है मालिक? तो आपको कंसिस्टेंसी किसके साथ मैच करनी है, ओके, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। इस तरह से आपका इसका ओपिनियन स्ट्रक्चर आएगा। ओके, तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन में फॉर्म ऑफ ओपिनियन में क्या करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आता है 810 के 3 क्वेश्चन। ये तो आपको ऑलरेडी पता है 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस होता है, परफॉर्मिंग होता है एंड रिपोर्टिंग होता है। परफॉर्मिंग में ना यहाँ पर प्लानिंग और परफॉर्मिंग से ज्यादा नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने ये दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना रिपोर्टिंग का है, तो रिपोर्टिंग में आप थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पहले बात कर लेता हूं, जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे। ओके, तो सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने पहले 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है। सबसे पहला, क्या अप्लाइड क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने दिया, यानी समरी कितनी बनानी है, कितना कंडेंस करना है, ये कौन बताएगा, मैनेजमेंट। क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है। सेकंड पॉइंट, ओके, क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, हम ओपिनियन कौन सा देने वाले, ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेट होना चाहिए। तो 3 कंडीशन, वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, सेकंड वेदर मैनेजमेंट एक्सेप्ट इट्स रिस्पांसिबिलिटी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ये तीनों कंडीशन ओके हुई तो ही हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल करना है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये सेपरेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन है। तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो उसके फैक्टर्स 4 होंगे। नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंटेंडेड यूजर्स क्या है, एंड बाय अप्लाइड क्राइटेरिया मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट आपको मैंने रटने के लिए बोले। ये होने के बाद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होगी, तो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट 3 है। 3 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहला भाई मेरे को बताओ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से कौन बनाएगा, मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट, ओके, क्या ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुनिया को अवेलेबल करनी चाहिए जिसको समरी दी गई है, आंसर इज यस। तो सेकंड पॉइंट, दे नीड टू मेक अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द समरी यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, ये देखिए। एंड तीसरा सिनेरियो, ओके, टू इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट, जिसको ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे उसके अंदर ऑडिटेड रिपोर्ट लिखनी जरूरी, ऑडिटेड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3 फैक्टर्स है फॉर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और इसके फैक्टर्स के अंदर के सेकंड फैक्टर्स के अंदर सर ये कैसे एंश्योर करेंगे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी यूजर्स है उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं अनड्यू डिफिकल्टी के साथ। तो इसीलिए आपको और 3 चीजें देखनी होगी। सबसे पहले जहां क्या इन्होंने यहां पर मेंशन किया है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन किया है क्या कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर मिलेंगे और किसको मिलेंगे, कब
मिलेंगे, ये पॉइंट लिखा है क्या? whom और where ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होंगे। सेकंड, क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है क्या? पब्लिक रिकॉर्ड मतलब वेबसाइट पे अवेलेबल है क्या? ये पॉइंट आप देखिए। एंड और ओके, मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्रोसेस बाय व्हिच इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑब्टेन एन एक्सेस ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीन चीजें किसके पास मिलेंगे, कहां मिलेंगे? ओके, क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड यानी वेबसाइट पे अवेलेबल है क्या? एंड तीसरा पॉइंट, क्या इनके पास कोई प्रोसेस है जिससे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स है उनको ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस मिल जाए मालिक। ये तीन चीजें आपको दिखनी होगी। मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में समझा दिया, ये तीन क्वेश्चन के अंदर से निकल रहा है। तो अगर मैंने बोला एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है तो पहले 3 पॉइंट, मैंने बोला अप्लाइड क्राइटेरिया सही है कि नहीं, ये 4 पॉइंट, मैंने बोला भाई मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी समरी के लिए, ये 3 पॉइंट, ओके, मैंने बोला भाई यार अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होगी कि नहीं, ओके, उसके ये 3 पॉइंट। इस तरह से आपका पहला आंसर खत्म होता है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का। इसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। इसको मैंने आपको रटने के बोला था, एकदम समरी पॉइंट में मैंने बना के दिया था और इसको थियोरी वाइज लिख के दिया था। तो सर क्या क्या है भाई, मेरे को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट मेरे को ध्यान रखना, ओके, क्या आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया है क्या? सर किसका डिस्क्लोजर? 2 डिस्क्लोजर ध्यान रखना है। पहला डिस्क्लोजर, क्या आपने समराइज नेचर का डिस्क्लोजर दिया है, एंड सेकंड पॉइंट, क्या आपने अप्लाइड क्राइटेरिया का डिस्क्लोजर दिया है। तीसरा पॉइंट अपन ने देखना है क्या ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी, जिसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके, तो उसको ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से मिलेगा और किधर मिलेगा? यार लॉ रेगुलेशन ने अगर रोका है कि उसको नहीं देना है तो लॉ रेगुलेशन पता कर लो, कौन सा लॉ रेगुलेशन है, क्या उसका डिस्क्लोजर दिया है। यानी 3 चीजें डिस्क्लोजर की होगी। तो 3 चीजें क्या है? समराइज नेचर डिस्क्लोज किया है, अप्लाइड क्राइटेरिया डिस्क्लोज किया है, और जिसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने चाहिए उसको ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से किधर मिलेंगे ये लिखा है क्या? अगर नहीं मिलने वाले तो कौन सा लॉ रेगुलेशन है जो मना कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है वो नहीं देने के लिए। ये 3 चीजें आपको डिस्क्लोजर में गई है, ये देखना है। नेक्स्ट 2 पॉइंट, ओके, कंपेयर कर लीजिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेयर कर लीजिए जो एग्रीगेशन किया है वो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन है कि नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बना है कि नहीं। एंड लास्ट पॉइंट है, ओके, जो भी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो अवेलेबल हो रहे हैं इंटेंडेड यूजर्स के पास कि नहीं, वो पता कर लीजिए मालिक। आत्मा क्लियर है। एंड ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्टिंग पॉइंट। रिपोर्टिंग का कंटेक्स्ट क्या होता है मालिक? रिपोर्टिंग का कंटेक्स्ट आपके लिए 2 टोटल यहां पर दिए हुए मल्टीपल चीजें। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो मेरे को बताइए सबसे पहला पॉइंट आपका फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होगा? तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन अगर आप अनमॉडिफाइड दे रहे हो तो यहां पर है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ रेगुलेशन की वजह से चीजें चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर फॉर्म ऑफ ओपिनियन में आप अनमॉडिफाइड दे रहे हो और लॉ रेगुलेशन कोई वर्डिंग नहीं देता है, लॉ रेगुलेशन कोई वर्डिंग नहीं देता है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे? इस केस में मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए थे। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। A5 की जगह अप्लाइड क्राइटेरिया। इज दैट पॉइंट क्लियर? और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। झेपा क्या मालिक? ये 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट कब आएंगे? अगर आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क हुआ तो पहला पॉइंट आएगा, फेयर प्रेजेंस फ्रेमवर्क हुआ तो आपका दूसरा पॉइंट आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन वर्डिंग बताता है तो इस केस में आप ये वर्डिंग यूज नहीं करोगे, लॉ रेगुलेशन की वर्डिंग यूज करोगे। लेकिन उसके अंदर 2 चीजें आपको चेक करनी है। पहली, ओके, आपको कुछ फर्दर प्रोसीजर लगाने पड़ सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि प्रिस्क्राइब ओपिनियन क्या होगा। एंड ओके, आपको यह भी इवैल्यूएट करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स है वो प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन जो दिया है उसके सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए आपको कुछ और एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने चाहिए रिपोर्ट में, क्योंकि लॉ रेगुलेशन ने बोला होगा तो उसके कंटेंट क्या होगा मालूम नहीं। तो इसीलिए अगर वो उसकी वजह से सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। अगर ऑडिटर समझता है कि एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो उस केस में उसने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसको लॉ रेगुलेशन की वजह से कंपलसरी होगा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना तो उसको एंश्योर करना चाहिए कि वो रिपोर्ट में लिखे नहीं कि वो स्टैंडर्ड 810 का कंप्लायंस किया हुआ है, क्योंकि उसने जो क्योंकि 810 के हिसाब से ये क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए याद रखना है। तो पहले पॉइंट है डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, और अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन वो एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, तो मेंशन वो नहीं करेगा दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। आई होप ये पॉइंट, पहला पॉइंट सबको समझ में आया। याद आया क्या मालिक? ये बहुत अच्छे से अपन ने क्लास में किया था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद आता है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये तो 5 सा आंसर है जो अपने को लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए। पहला पॉइंट आता है टाइटल, दूसरा आता है एड्रेसी। एड्रेसी जो आपके ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेम रहने वाले, लेकिन लॉ रेगुलेशन अगर उनको देने एक्सेस अवेलेबल नहीं कर रहा है तो यहां पर ये कुछ और एड्रेसी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सबसे पहले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में टाइटल देखेंगे, आइडेंटिफाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे। वहां पर अपन ये भी रिफर करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट क्या थी, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट क्या थी, उसका डेट क्या था, और हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। सर व्हाट इफ मॉडिफाइड ओपिनियन दिया? तो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो आपको और एडिशनल कंटेंट इंक्लूड करना पड़ेगा, वो आगे कवर किया हुआ है। ओके, इफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेटर देन ओके एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो यानी एग्जांपल 28 अप्रैल को ऑडिट रिपोर्ट बनी थी और 15 मई को समरी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट बनी थी, तो इसमें भी गैप आया होगा। इन बीच के इवेंट्स को यहां पर कवर नहीं किया गया, ये मेंशन करना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है क्या मालिक? ये मेंशन करना जरूरी है, इसके बीच के इवेंट्स इसके अंदर कवर नहीं किए। तो डेट्स अगर सेम रही, क्या ये दोनों एक ही डेट पे पब्लिश कर सकते हैं? आंसर इज यस। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जब तक ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती तब तक समरी का पब्लिश नहीं होगा यार। जब तक वो नहीं होगा तब तक समरी का कैसे होगा? तो याद रखना, अगर इन दोनों के गैप में रहा तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है, इसके बीच के जो इवेंट्स है वो इसके अंदर कवर नहीं किए गए। आई होप सबको क्लियर है मालिक। इसके बाद यहां पर आता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर, ओके, एंड इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसके अंदर सब कुछ डिस्क्लोजर कवर नहीं करता। ओके, तो इसका मतलब आपको ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिधर पढ़ने उधर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके बाद आता है मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, जो अपने डिस्कस कर लिया, समरी बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी, ओपिनियन अपने डिस्कस कर लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर अपने को सिग्नेचर प्लेस डेट रहेगा, लेकिन सिग्नेचर कब नहीं रहेगा? नॉट बिफोर द, ओके, पहला पॉइंट है ऑडिट रिपोर्ट डेट, ऑडिट रिपोर्ट के बाद होना चाहिए, ये अपने डिस्कस किया। एंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया मालिक। अब तीसरा सिनेरियो और चौथा सिनेरियो याद रखना। तीसरा सिनेरियो इज मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ओपिनियन मॉडिफाइड किया है तो क्या है, और अगर आपको समरी में मॉडिफाई करना है तो उसका ग्राउंड क्या है? तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो पहला पॉइंट बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। तो अब मॉडिफिकेशन इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहा तो दो तरह के पॉइंट इन्होंने डिवाइड किए। पहला पॉइंट, अगर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने ओपिनियन दिया है क्वालिफाइड या ईओएम डाला हुआ है, तो इस केस में अगर आपको लगता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फेयर समरी एंड कंसिस्टेंट विद अप्लाइड क्राइटेरिया इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर ये फेयर है, ओके, यानी आपको लगता है यू आर सेटिस्फाइड दैट ये कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट है, तो आप इसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। लेकिन एक याद रखना है, आपको अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट के अंदर दो चीजें और कवर करनी है। सबसे पहले आपको यह मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे ऑडिटेड रिपोर्ट में, मेरी मेन रिपोर्ट के अंदर मैंने क्वालिफाइड या ईओएम डाला हुआ है। एंड दूसरा, उसका डिस्क्राइब करना पड़ेगा बेसिस क्या था, उसका ग्राउंड क्या था, इफ यू रिमेंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, और उसका इफेक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये मेंशन करना पड़ेगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करिए कि क्वालिफाइड दिया है, ईओएम डाला है, और उस क्वालिफाइड ईओएम का बेसिस क्या है और उसको इफेक्ट क्या हो सकता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये याद रखना है। लेकिन अगर आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है आपके मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपने वहां पर एडवर्स दिया है, डिस्क्लेमर दिया है, तो ये लोग बोलते हैं सबसे पहला पॉइंट, ओके, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या डालिए? स्टेट दैट ऑडिट रिपोर्ट एएफएस कंटेंस, ओके, यानी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंटेंट है? ऑडिट एडवर्स या डिस्क्लेमर कंटेंट है। सेकंड पॉइंट, ओके, डिस्क्राइब करिए बेसिस क्या था। एंड तीसरा, ओके, ये लिखिए कि इसी, क्योंकि उसमें एडवर्स या डिस्क्लेमर है, इसीलिए इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके, आप ओपिनियन नहीं दे पाओगे, इनएप्रोप्रिएट है। रीजन सिंपल है, क्योंकि मेन ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स है। अरे आप अगर बाई चांस समरी में डाल देते हो इट इज ए फेयर समरी ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता ही नहीं है और वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे समझ लेते हैं, अरे हाँ भाई सब बरोबर है, ओके, कितना गड़बड़ हो जाएगा मालिक? ये बहुत भयंकर गड़बड़ होगा, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन कब होता है? तो याद रखना, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं है या फेयर समरी नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद विच क्राइटेरिया? अप्लाइड क्राइटेरिया, एंड मैनेजमेंट इज नॉट रेडी टू चेंज, तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा? एडवर्स ओपिनियन देगा। आत्मा क्लियर है? ओके, और बाकी तो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, ये आपके जो स्टैंडर्ड्स जाते हैं वैसे के वैसे कॉन्टेक्स्ट जाते हैं। ओके, बस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में ऐसा हो सकता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस केस में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है और क्या वो उसकी जरूरत नहीं है, ये पता करिए क्या वो रीजनेबल है, एंड इफ इट इज फेयर इनफ, ओके, यू कैन गो इट। ओके, लेकिन अगर अनरीजनेबल है तो आप देखिए ऑडिट रिपोर्ट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डालना होगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज ऑडिटर एसोसिएशन। अगर आपको याद होगा ऑडिटर एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या समझाया था मैंने, आपको याद है कि मालिक पंटर लोग, ऑडिटर एसोसिएशन में क्या बताया था? अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं और उसमें वो लोग लिख रहे हैं कि ऑडिटेड हुआ है, लेकिन वो ऑडिट रिपोर्ट डाल नहीं रहे उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, एज ए ऑडिटर ने क्या करना है वो देखना है। तो पहला पॉइंट, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि भाई ऑडिट रिपोर्ट भी डालो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रहा है। मैनेजमेंट अगर मना करता है तो भाई एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। एप्रोप्रिएट एक्शन मतलब एग्जांपल, प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट फॉर एसोसिएशन विद ऑडिटर, यानी वो ऐसे लिखना नहीं चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखना नहीं चाहिए। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या आ सकता है मालूम है? इसका दूसरा और एक प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड किए होंगे लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं किए होंगे, तो ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा? इट इज बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन सब लोगों में जा सकता है कि भाई यार अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो समरी भी ऑल टुगेदर ऑडिटेड ही रहेगी, यानी उसमें झोल नहीं होगा। ओके, तो ऑडिटर ने ये एंश्योर करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अनऑडिटेड किया, उसको ऑडिट नहीं दिया हुआ लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ इंटरप्रिटेशन डाले हुए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्ट में, तो उसने एंश्योर करना है दो चीजें, रेफरेंस टू ऑडिटर इज मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर वहां पर रेफरेंस
रेफरेंस दिया है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड किया है अमित आतिर ने, एंड ओके अगर स्टेटमेंट डज नॉट गिव इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें ऐसा स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं जा रहा है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया हुआ है, अगर ऐसा नहीं जा रहा है तो ये फेयर इनफ। लेकिन दोनों में से अगर एक भी चीज अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही होगी, मिस रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो भाई ऑडिटर ने क्या करना है, मैनेजमेंट को चेंज करने बोलना है और एप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं। आई होप 800, 805, 810 क्लियर है मालिक। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज याद आ गया होगा, लास्ट आधे घंटे में आपको कॉन्सेप्ट याद आ गए होंगे, तो आपका स्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर हुआ रहेगा। अब अपन जाते हैं इसके वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन बैंक के कंटेक्स्ट में। तो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन बैंक के कंटेक्स्ट में अगर मैं जाता हूं, तो वॉल्यूम 2 के कंटेक्स्ट में अगर अपन देखते हैं, तो वॉल्यूम 2 के कंटेक्स्ट में क्या सीन है। ओके तो चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन वॉल्यूम 2 के अंदर। मेरे ख्याल से बंटे लोग याद आया क्या, कुछ याद आया ना भाई? ओके तो लेट्स क्लोज इट आउट। ओके चैप्टर 8 को वॉल्यूम 2 में आइए मालिक, वॉल्यूम 2 में देखते हैं वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन बैंक। अरे किधर गया रे वॉल्यूम 2 का, मां कसम, अरे यार मैं वो दूसरी वॉल्यूम 2 होगी शायद। स्पेशलाइज एरिया, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट स्पेशलाइज एरिया। ओके ये है चैप्टर 8 8.1, पेज नंबर आ गया आपका। ओके नहीं वो इसमें 8.1 नहीं दिखता ना, वो इसमें नंबर अगर मैं देखता हूं तो इधर आप देखो ऊपर नीचे देखोगे ना, तो इधर राइट साइड में देखोगे तो पेज नंबर दिखते हैं वो 1 2, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन मतलब पेज नंबर के कंटेक्स्ट में जाते हो। ओके तो सबसे पहला टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। सीए ललिता इज ऑडिटर ऑफ कंपनी. She also offered professional work of audit of financial statement prepared specifically for meeting requirements of a loan agreement for the same period. Okay, इसको प्रोफेशनल काम दिया है। She chose to accept okay work and had made up her mind to disclose this fact in OM paragraph in audit report to be issued by her for specific engagement. Is her approach proper? क्या ललिता का अप्रोच प्रॉपर है? आंसर इज यस। ओके पहला क्वेश्चन, क्या 210 वाला एंगेजमेंट 800 वाला एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है क्या? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है, बस देयर इज नो बार इन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। आई होप ये समझ में आ रहा है। एंड बस खाली उसको क्या याद रखना है, उसको अदर मैटर पैराग्राफ में डालना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के खाली स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और इसके यूजर सिर्फ कौन है वो मेंशन करना पड़ेगा। एग्जांपल कोई बैंक के लिए बन रहा है तो उनका नाम देना पड़ेगा, कोई लोन एग्रीमेंट का किसी क्राइटेरिया का पर्सन है तो वो क्राइटेरिया का नाम देना पड़ेगा। इनके अलावा ये रिपोर्ट को यूज नहीं करना चाहिए। आई होप एवरी क्लियर। ओके तो अब सबसे पहला पॉइंट, इसको लिखने का तरीका क्या है। चैप्टर 1 बताते वक्त भी मैंने आपको बताया था फैक्ट ऑफ द केस पहले लिख लेने का। तो यहां पर क्योंकि इस क्वेश्चन में फैक्ट ऑफ द केस नहीं मिलेगा, तो यहां पर सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है ये पहले लिख देने का। ठीक है भाई साहब, ये ऐसा ऐसा है। ओके फैक्ट ऑफ द केस लिखिए, फिर बाद में ओके यहां पर अपना आंसर का फ्रेमवर्क चालू होगा। In given situation, the approach of CA Ladita is proper. Okay, as per SA 800, as per SA 800 रेफरेंस देना चाहिए आपने, यहां पर नहीं लेगा लेकिन याद रखना as per SA 800, SA 800 के हिसाब से आप ध्यान रखना। आत्मा क्लियर? There is no bar upon accepting such engagement even though she is the auditor of company. Okay, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, SA 800 के हिसाब से कोई बार नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Besides, she intended to disclose the fact in other matter paragraph of audit report to be issued for such specific engagement. ठीक है, ओके और एडिशनल क्या डाल सकते हो, और एडिशनल आप क्या डाल सकते हो, ये अदर मैटर पैराग्राफ में क्या कर सकते हो, वो यूजर्स को हाईलाइट कर सकती है कि भाई ये रिपोर्ट किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करनी चाहिए, ये हाईलाइट किया जा सकता है यूजर के लिए। तो मेरे ख्याल से पहला वाला आंसर क्लियर है मालिक। ओके तो आपको दो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, पिछले इसमें भी मैंने आपको बताया था। ओके तो आपको दो एलिमेंट में कवर करना है, एक है फैक्ट और एक है प्रोविजन। तो फैक्ट क्या कर रहे हो आप वो डाल दिया, प्रोविजन और कंक्लूजन साथ में जाता है। ओके तो अपन ने फैक्ट वापस लिख देने का है और प्रोविजन और कंक्लूजन साथ में रखना है, बस रेफरेंस देना जरूरी है स्टैंडर्ड्स के। तो 800 के रेफरेंस के कंटेक्स्ट में आ जाएगा। और साथ में एडिशनली आपको इसके कंटेक्स्ट में और कुछ यूज करना रहा तो स्ट्रक्चर वाइज आप वो यूज कर सकते हो कि भाई यार यहाँ पर ललिता के साथ वो जो लास्ट वाला आंसर है रिपोर्टिंग वाला, वो रिपोर्टिंग वाला के 700 के हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। ओके 700 के हिसाब से रिपोर्ट के अंदर पर्पस एंड इंटेंडेड यूजर मेंशन किए जाएंगे और वहां पर ओएम पैराग्राफ डाल सकती है जिसमें ये स्पेसिफिकली अलर्ट कर सकती है रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये रिपोर्ट किसी और पर्पस के लिए काम नहीं आनी चाहिए एक्सेप्ट द नेम ऑफ द कंपनी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके तो सीए ललिता का कॉन्टेक्स्ट सबके लिए क्लियर आ गया मालिक। अगला पढ़ाओ। ओके क्लियर है मालिक। CA Lakshmi has prepared a draft audit report for financial statement of X Limited. ठीक है, X Limited के लिए बना रही है, prepared in accordance with financial reporting provision of a contract with Y Limited.
यानी ओके लक्ष्मी प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड ओके इन प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई लिमिटेड। यानी कौन सा फ्रेमवर्क हो गया? स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया। She drafted an unmodified opinion, okay, to be given in audit report. Besides, she has also drawn the attention in the draft audit report to note A to the financial statement which describe the basis of accounting under the heading basis of accounting। यानी एक basis of accounting भी उसने नोट डाल दिया है, okay, यानी नोट A रेफर किया हुआ है। ओके अब ये मेरे को बताओ, अच्छा ये मेरे को बताओ, बिसाइड दिस शी हैज आल्सो ड्रॉन एन अटेंशन इन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट टू नोट ए। उसने हाईलाइट किया होगा, ये किसमें हाईलाइट किया होगा वैसे, कौन से पैराग्राफ में हाईलाइट किया होगा? नोट ए को रिफर करिए। ओके परफेक्ट मयूर भाई, तोड़ ईओएम पैराग्राफ में, ये ईओएम पैराग्राफ में हाईलाइट किया होगा, ओएम में नहीं होगा, ईओएम में होगा, क्योंकि नोट ए को रिफर कर रहा है। How she should ensure that report would not be misused. Okay, ये कैसे ensure करेगी मेरी रिपोर्ट मिसयूज नहीं होगी? And draft a suitable para to be included in the report for the purpose. Okay, तो भाई साहब सेम सिमिलर आंसर है, बस इसमें आपको एक एडिशनल चीजें ध्यान रखनी है। ओके उसने ईओएम पैराग्राफ तो डाल दिया, लेकिन उसको ओएम पैराग्राफ भी डालना चाहिए, जिसमें अलर्ट करना चाहिए यूजर्स को कि ये रिपोर्ट किसी और पर्पस के लिए काम नहीं आएगी मालिक। ओके तो वापस रेफरेंस स्टैंडर्ड कौन सा होगा? 800। क्या ये 805 810 में से है? नहीं, 800 का ही है, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा 800 का ये कैसे समझा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कैसे समझा होगा? ये क्वेश्चन समझा ना? ओके क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या बोला इन्होंने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसके हिसाब से है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में आ गया। ओके तो वापस अपना थोड़ा सा स्टार्टिंग फैक्ट लिख देने का, फैक्ट जो है ये लिखने का वापस आंसर में। ओके ये फैक्ट वापस डाल देने का फैक्ट में, और उसके बाद फिर पहला आंसर सॉल्व करेंगे। हाउ शी शुड एंश्योर दैट रिपोर्ट इज नॉट मिसयूज एंड ड्राफ्ट ए सुटेबल पैरा। सुटेबल पैरा देख लेते हैं, 5 आंसर है सुटेबल पैरा ड्राफ्ट करने के लिए। She may consider it appropriate to indicate that auditor's report is intended solely for specific user. Okay, depending on the law and regulation applicable, this may be achieved by restricting the distribution or use the auditor report. In these circumstances, the paragraph alerting the reader may be expanded to include these other matters, and heading modified accordingly. Okay, the draft paragraph should be okay, but before that, okay, क्या इसमें यहाँ पर आपने ऐसे 800 का रेफरेंस देना जरूरी है? यस मालिक, तो बस स्टार्ट करते वक्त ऐसे 800 लिख दिए और आगे ड्राफ्ट का पॉइंट है। ओके तो आगे ड्राफ्ट का क्या पॉइंट है? ओके पहला लाइन, विदाउट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन। याद होगा आपको, याद होगा ईओएम डालते वक्त अपन हाईलाइट करते हैं हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हुआ, याद है ना? ईओएम में याद रखना, इसमें ईओएम ओएम ये दोनों मेंशन कर रहे हैं अपन, ईओएम ओएम। विदाउट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट ए टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होगा? ये कौन सा पैराग्राफ हुआ? ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हुआ? ये पैराग्राफ कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो गया? ईओएम पैराग्राफ में। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कंपनी टू कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ओके ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू द अबव। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस। Our report is intended solely for X limited and Y limited, यानी सिर्फ ये दो लिमिटेड यूज करेंगे, बाकी कोई यूज नहीं करेंगे, and should not be distributed to or used by parties other than X and Y limited। समझ में आया? यानी कभी भी डालोगे तो याद रखना उस जिस क्लाइंट है, जो क्लाइंट है उसका नाम, और जिसके लिए बन रही है उसका नाम, बस ये याद रखना। एग्जांपल HUL और यूनिलीवर लिमिटेड, अगर ऐसा रहा तो HUL एंड यूनिलीवर लिमिटेड यही दो यूज कर सकते हैं, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता। ये पॉइंट आपके लिए रहेगा, ये पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट रहेगा। तो दिस इज व्हाट योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ सीए लक्ष्मी। तो सीए लक्ष्मी का कॉन्टेक्स्ट भी आई होप सबको झेपा होगा, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इजी स्टैंडर्ड है, आराम से फ्लो रखना। कोई डाउट इसमें? CAM Surya is an auditor of financial statement of entity prepared in accordance with financial reporting provision of a contract। मेरे को बताओ ये लाइन से क्या समझ में आया? CA Surya is an auditor of financial statement of an entity prepared in accordance SPF। परफेक्ट, यानी ये कौन सा बोल सकते हैं? मैं 800 बोल सकता हूं इसको। He is also offered an audit of trade receivable appearing in above financial statement। मां कसम। ओके ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरे को बताओ कौन सा? ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 805। ओके यानी मेरे को बताओ ये कौन सा ऑडिटर था? 800 का ऑडिटर था और 805 भी मिला। मैंने आपको समझाया था ओके 210 के ऑडिटर को भी 805 मिल सकता है, 800 के ऑडिटर को भी 805 मिल सकता है, और इसको रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हो गए क्योंकि मेन ऑडिट रिपोर्ट भी कर रहा है। ओके क्वेश्चन में है कि नहीं मालूम नहीं, पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर मेन ऑडिट रिपोर्ट का इसने ऑडिट किया है तो इसके लिए ये पॉइंट रहेगा। कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट? मेरा पहला क्वेश्चन, कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट? आंसर इज यस।
डिस्कस ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हिज ऑडिट अप्रोच इन सच सिचुएशन। तो उसका ऑडिट अप्रोच क्या होगा? तो अगर ऑडिट अप्रोच आपको याद होगा तो आपको ध्यान रखना है, ओके, उसको यहां पर उसका ऑडिट अप्रोच क्या, अच्छा मेरे को बताओ उसके पास कितने काम है? उसके पास एक ही काम है या दो काम है? अभी कितने एंगेजमेंट है? दो एंगेजमेंट है। तो उसने कौन से स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना चाहिए, 800 को या 805 को? ओके, बोथ ऑफ द एंगेजमेंट ही शुड कंप्लाई, बात खत्म। उसका ऑडिट अप्रोच शुड कंसीडर 800 आल्सो एंड 805 आल्सो, बिकॉज वो दोनों एंगेजमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता 800 कर लिया तो 805 अपने आप हो जाएगा, ये कंटेक्स्ट ध्यान रखना। तो उसका क्या बोला हुआ है? ऑडिट अप्रोच इन सच सिचुएशन बोला है। अगर बोला होता ऑडिट अप्रोच फॉर ट्रेड रिसीवेबल के ऑडिट, तो आप 805 का आंसर ही लिखते, ओके। और लिखा होता ऑडिट अप्रोच फॉर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, तो ऑडिट अप्रोच आप वहां पर लिखते कौन सा वाला? 800 का। 800 का मतलब कौन सा वाला? 200, ओके, 260, 320 एंड 700, याद आया? और 805 में क्या लिखते थे आप? 200, ओके। मैं मेन ऑडिट का एविडेंस यूज कर सकता हूं, ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इंटर रिलेटेड होंगे, तो अगर आप एक आइटम का ऑडिट करें तो दूसरा आइटम भी चेक करने पड़ेंगे, एंड 320। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता तो होना चाहिए था। तो याद रखना, वर्ड्स को देख, वर्ड्स को देख। सिचुएशन बोला है, सिचुएशन, तो उसके पास सिचुएशन है दोनों एंगेजमेंट। तो इसका क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में, कंसेप्ट समझा क्या? अगर ये सिचुएशन वर्ड नहीं होता और अगर बोला जाता ओके व्हाट इज द ऑडिट अप्रोच फॉर ट्रेड रिसीवेबल, तो आंसर आपका सिर्फ 805 लिखना होता। अगर ये नहीं होता और लिखा जाता ऑडिट ऑफ, ओके, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका है, तो आपके 800 के जो पॉइंट है वो लिखने पड़ते थे। आई होप समझा मालिक? इसके अंदर कंबाइन अप्रोच, ये लोग, ये इसमें आपका एक सिंपल सा आंसर बोलो तो एक सिंपल सा आंसर में आपको लिखना है कि दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। अब इस दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं सर, क्या मैं दोनों के पॉइंट्स लिख सकता हूं? लेकिन आप मार्क्स देखना, उसके हिसाब से इसको एलोबरेट करना। बहुत ज्यादा मार्क्स रहेंगे, मतलब टेक्निकली देखो, बेस्ड ऑन पिछले इसमें अपने को समझ में आया 5 5 4, ओके, मतलब क्या ही कंटेक्स्ट होगा इसमें, तो 4 मार्क के इसमें। तो आप इसमें ऐसा इसके 4 पॉइंट उसके 4 पॉइंट इतना एलोबरेटेड कंटेंट नहीं लिखने का, ओके, फ्रेमवर्क के हिसाब से लिखने का। तो आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले सिंगल फाइनेंशियल, पहला पॉइंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिट कर रहे हो तो 800 को देखना पड़ेगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल ऑडिट कर रहे हो तो 805 देखना पड़ेगा, इसीलिए इसको दोनों कंप्लाई करने पड़ेंगे। वापस फैक्ट ऑफ द केस लिखने का, फिर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद जनरल और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। 800 या 805, मतलब 210 या 800 में हो सकता है। इफ प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, 800 ऑल्सो अप्लाइज टू द ऑडिट। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर 800 भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस ऑडिट में 800 भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन गिवन केस, आप कभी भी याद रखना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में एक चीज समझा दूं, अगर आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कर रहे हो, जो जो स्टैंडर्ड रिलेवेंट होंगे उस ऑडिट के लिए, वो सारे स्टैंडर्ड इसको एप्लीकेबल होंगे। जो कंटेक्स्ट ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होंगे, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपको एप्लीकेबल करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। It is a special purpose framework. The auditor of financial statement prepared in accordance with special purpose framework is also offered an audit of trade receivable in above financial statement, which relates to audit of element of financial statement prepared in accordance with special purpose framework is also offered with, ये थोड़ा repeat हो गया है। ये डिलीट है, मतलब उसको ऑडिट दिया गया है। हेंस इज ऑडिट अप्रोच शुड इंक्लूड कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ 800 एंड 805। ये समझ में आया क्या मालिक? मैं वापस समझा देता हूं, देखिए, ओके, एक चीज क्लियर याद रखिए, जब मैं 805 बोल रहा हूं तो 805 कर रहा हूं। मेरे को एक चीज बताइए, अगर इंडेस एप्लीकेबल था इस कंपनी को, एक चीज मेरे को समझाइए, इंडेस एप्लीकेबल था, अगर इंडेस एप्लीकेबल था तो क्या इसको 800 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती क्या? अगर इसको इंडेस एप्लीकेबल था तो उसमें आप 800 नहीं लिखते, खाली 805 ही लिखते हैं। लेकिन क्योंकि वो 800, अच्छा, क्या इसको बाकी स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल होंगे, 500 वगैरह वगैरह, 500 510, ये भी सब है। ये कहां पर लिखा था? 800 में, ये 800 में लिखा था, 800 में आपने पढ़ा था, 800 के अंदर पढ़ा था, याद आया ना मालिक? इसीलिए इसको दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ रही है, ओके, क्योंकि इसके पास ये दोनों तरह की एंगेजमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये थर्ड वाला क्वेश्चन पक्का समझा मालिक?
अच्छा, अगर इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता उसका ऑडिट अप्रोच फॉर एक आइटम के लिए, अगर 805 के लिए ऑडिट अप्रोच पूछा जाता या 800 के लिए ऑडिट अप्रोच पूछा जाता तो उसके स्पेसिफिक आंसर आपको लिखने होते। उसके सिचुएशन पूछी गई, सिचुएशन मतलब जिसके पास दोनों एंगेजमेंट है, तो इसीलिए उसके ऑडिट अप्रोच में दोनों स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। ओके, और देखो वर्स्ट केस, अगर ये सपोज क्वेश्चन आपका क्रैक नहीं हुआ और आपने दिमाग में आया सर इसके क्या लिखना है इस आंसर का, और आपने बाई चांस, सुनो मेरी बात एकदम आराम से, बाई चांस आपने खाली 805 का आंसर लिख दिया। 805 के कितने आंसर थे? चार। चार कौन से आंसर थे? सबसे पहला ओके 200 रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एसेट नीड टू बी कंप्लाइड। सेकंड ओके आपका वो ये था कि आप ऑडिट एविडेंस उसमें लोगे तो वो आप यूज कर सकते हो। कुछ याद आ रहा है? ये आंसर याद आ रहा है? तीसरा सारे आइटम इंटररिलेटेड होते हैं तो आपको दो इंटररिलेटेड आइटम भी चेक करने पड़ेंगे। एंड चौथा 320 वाला। बाई चांस मैं बोल रहा हूं आपने ये लिख दिया आंसर। टेक्निकली आप वही लिख रहे हो जो यहां पर है, लेकिन टेक्निकली बोल रहा हो तो वो सामने वाला जो एग्जामिनर है वो कितना एक्सपर्टाइज होगा उसके ऊपर ये चीजें चेक की जाएगी। यानी एग्जांपल देखो, मेरे को बता, पहली लाइन में तो आंसर आ गया ना। पहली लाइन में क्या बोला हुआ है? ऐसे 200 रिक्वायर्स ऑल स्टैंडर्ड्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू बी कंप्लाइड। बात खत्म। ओके, जो भी रिलेवेंट है। मेरे को बताओ क्या 800 भी रिलेवेंट है? ओके, तो ऐसा है कि वो अगर आपने वो आंसर लिख दिया बाई चांस इस सिचुएशन को समझ के और आपने सिर्फ इतना कॉन्साइज बना दिया, इट मे हैपन ओके एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स देवे कुछ मार्क्स ना देवे। कोई एग्जामिनर होगा जो शायद पूरे मार्क्स दे देगा, कोई एग्जामिनर होगा जो शायद ये जीरो कभी नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं होगा चार के चार मिल जाएंगे, शायद चार में से एक दे देगा, वो एक डेढ़ दे देगा, इस तरह से वो कुछ कर सकता है। समझ में आया? ओके, क्योंकि लास्ट वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब भी आपको याद आए 805 का ट्रेड रिसीवेबल है और उसका फ्रेमवर्क 800 वाला है, तो आपको हमेशा बोलना चाहिए 800 और 805 एप्लीकेबल है, 800 और 805 एप्लीकेबल है। क्लियर है? और अगर बाई चांस 210 का एंगेजमेंट है तो आप ऐसा मत बोलना 210 और 805 एप्लीकेबल है। अबे 805 में वो है ही, सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं, तो वो कंटेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ है, बेटर हुआ है, बेटर समझ में आया। मतलब आई एम होपिंग आपका ये बेटर मतलब आपका इंप्रोवाइज हुआ है। अभी क्वेश्चन आंसर समझ में आया? अच्छा, ऐसा हुआ तो ये पॉइंट भी अपने को मेंशन करना होगा। CAG is offered an appointment of audit of trade payables. ओके, अब मेरे को बताओ ये आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? एग्जाम में क्वेश्चन ये आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? 805 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर कंपनीज एक्ट आर ऑडिटेड बाय CA जिग्नेश। अच्छा, इस लाइन का इंटरप्रेशन क्या हुआ? यानी ओके जो कंपनीज एक्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट वो खुद CAG कर रहा है, जिग्नेश कर रहा है। जिग्नेश यानी यहां पर मेरे को बताओ 805 का ऑडिटर और मेन ऑडिटर सेम या अलग अलग? सेम या अलग अलग? अलग अलग। समझ में आ गया? अलग अलग है तो अलग अलग रहा तो इश्यूज है ना, याद है? अलग अलग रहा तो इश्यूज बहुत सारे। ओके, डिस्कस व्हाई इट वुड बी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट फॉर CAG टू परफॉर्म दिस ऑडिट। तो मेरे को बताओ यहां का आंसर आपका क्या है? मालूम है क्या? एप्लीकेशन ऑफ ऐसे परफॉर्म कैसे करना ये नहीं पूछा है। अगर CAG परफॉर्म कैसे करना है ये पूछा होता तो बीच का आंसर होता जिसमें 4 पॉइंट लिखे होते कि भाई साहब ओके उसको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ऑडिट एविडेंस यूज कर रही है तो वो कर सकते हैं पर वो कर ही नहीं रही है। तीसरा सिनारियो उसको इंटर चीजें चेक करनी पड़ेगी। एंड चौथा सिनारियो ओके वो 320 सेट करेगी। लेकिन मेरे को बताओ वो यहां पर लिखना है क्या? नहीं, यहां पर क्वेश्चन नहीं है उसने परफॉर्म कैसे करना है, क्वेश्चन पूछा गया उसको डिफिकल्टी क्या है। तो डिफिकल्टी इज एप्लीकेशन ऑफ ऐसे। ओके, सो इसके अंदर अगर आपको आंसर याद होगा सबसे पहले इसको सारे ऐसे एप्लीकेबल करने पड़ेंगे, इसको सारे ऐसे चेक करने पड़ेंगे और सारे ऐसे अप्लाई करते वक्त दिक्कत ये होगी इसके पास सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इसके एविडेंस ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो कौन से एविडेंस? कोरोबोरेटिव एविडेंस। लेकिन इसमें दिक्कत यह होगी कि यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेट वर्क होगा। याद आया? याद आया? और डिस्प्रोपोर्शनेट वर्क होगा तो इस केस में ये क्या करेंगे भाई यार? CAG को क्या करना पड़ सकता है? मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ सकता है। एंगेजमेंट या तो विड्रॉ कर दो, मतलब डू नॉट एक्सेप्ट, या तो बोलो चेंज इन एंगेजमेंट। कुछ याद आया ऐसा आंसर? परफेक्ट, आई होप समझ में आ गया मालिक। अच्छा, अगर यहां पर पूछा जाता CAG के लिए प्रोसीजर बताओ तो आंसर क्या होता? समझा? CAG के लिए प्रोसीजर बताओ, परफॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग वाला आंसर आपको इधर लिखना होता। Compliance with requirement of as a relevant to the audit of single financial statement or specific element may not be practicable when auditor is not engaged to auditor entity complete set of financial statement. In such cases, the auditor does not often have same understanding of entity and its environment, including control. As auditor of entity complete set of financial statement, accordingly, the auditor may need further evidence to corroborate audit evidence. Clear ये answer? In case the audit of specific element or certain essays require audit work that may be disproportionate. इसके लिए okay you may discuss with management that another type of engagement okay is applicable है क्या? भारत माता की जय। तोड़ मालिक समझ में आया क्या?
पक्का झेपा? ठीक है, तोड़िए। सीए मधुर, ओके सीए मधुर, अच्छा ये डेट वाला है, देखो डेट वाला। सीए मधुर is an auditor of company and has issued an audit report dated 15th June of particular year. 15 जून ऑफ पर्टिकुलर ईयर को रिपोर्ट इशू की गई थी। The audit report of summary financial statement derived from such audited financial statement dated 15th July. यानी पूरे ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब गए? 15 जून, और ये 15 जुलाई को गई है। Discuss whether there exists any additional reporting responsibility for auditor in such situation in respect of audit report on summary financial statement. मेरे को बताओ क्या क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक नाम एक वर्ड में आप बोल सकते हो आंसर। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये डेट के बाद के लेकर ये डेट तक के इवेंट्स इसके अंदर कवर नहीं किए गए हैं। याद आया मालिक? ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर डेट्स अलग रहे तो। याद आया क्या? ओके अच्छा, स्टैंडर्ड कौन सा दोगे? रेफरेंस कौन सा दोगे? स्टैंडर्ड का रेफरेंस 810। The audit report on summary financial statement dates दी हुई है 15 जुलाई। ओके, however audit report is 15 जून। In above situation, the audit report on summary financial statement should state that summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of audit report, okay, to the date of audit report of summary financial statements. अगर ये दोनों डेट पे एक डेट पे रिलीज कर रहे हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है कि अपने को ये पैराग्राफ अवॉइड कर सकते हैं अपन। ओके, अगर एक ही डेट पे रिपोर्ट इशू करते हैं तो अपन ये पैराग्राफ नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, consider that audit report on financial statement issued by CA Madhur for the above said company contains qualified opinion. अच्छा, ऊपर जो 15 जुलाई वाला, can he issue unmodified opinion on summary financial statement? Okay, ये तो अभी डिस्कस किया था, लास्ट वाला आंसर था अगर आपको याद है। कैन ही इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन? आंसर इज यस, लेकिन उसको दो चीजें डिस्कस करें। उसको पहले कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है, क्वालिफाइड बोला है। अच्छा, कब मैं अनमॉडिफाइड यूज नहीं कर सकता हूं, कब मैं अनमॉडिफाइड नहीं कर सकता हूं, या मैं कब अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता हूं? जब मेरे को समझ में आए वहां पर एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है। अगर एडवर्स और डिस्क्लेमर दिया है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड एनी ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दिमाग में रख लेना। और मॉडिफाइड कब करूंगा? समरी में मॉडिफाइड कब करूंगा? जब वो समरी कंसिस्टेंट नहीं होगी या फेयर समरी नहीं होगी, तब मैं मॉडिफाई करूंगा। ये चीज याद रखना मालिक। क्लियर मालिक? क्लियर? ओके, तो अब इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट वही है, और इसके अंदर क्या चीजें डालनी पड़ती है? दो। आपको ये भी मेंशन कर, पहला पॉइंट ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी मेन ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड दिया है, एंड दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन इधर लिखना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, एंड आपको ये भी लिखना पड़ेगा उसका इंपैक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ है क्या, अगर कुछ है तो टोटल दो चीजें, और सेकंड में ए और बी, याद रखना आंसर। If auditor is satisfied that summary financial statements are consistent in material respects with or fair summary, okay, in accordance with applied criteria, he can issue unmodified opinion. However, where audit report on audited financial statement contain qualified opinion, the audit report on summary financial statement shall also contain following. एक दो ये आगे वाला पॉइंट है, ये आप पढ़ सकते हो, डायरेक्टली आंसर ही आपके। क्लियर मालिक? ठीक है, ओके। कुछ थियरी क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पैराग्राफ में आपको रिफर किए हुए, इजी आंसर है, देख लेते हैं एक बार। ये पैराग्राफ मतलब आपके मेन बुक के पैराग्राफ हैं, आपके वॉल्यूम 1A, 1A, 1B, 1C, वो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, पर अपन डिस्कस कर रहे हैं इधर, अपने अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। CAP इज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही इंटेंड्स टू एक्सप्रेस adverse opinion on complete set of financial statement considering conclusion drawn by him during the course of audit. He is also auditing trade receivable, okay, for the same period in separate engagement. Can he express unmodified opinion? If so, discuss those circumstances. बताओ, ये आंसर तो सबको आना चाहिए। यानी उसने ये रेस्ट्रिक्शंस हुए ना, कितने पॉइंट इसमें, कितनी कंडीशन? ओ माय गॉड, तीन कंडीशन याद आई? तीन कंडीशन। पहली बात, उसने क्या किया, उसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या दिया? एडवर्स दिया, एडवर्स। और अब वो बोल रहा है डेटर के लिए मैं अनमॉडिफाइड देना चाहता हूं। क्या ये हो सकता है? आंसर इज यस। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया, अगर एडवर्स दिया और अगर ये डेटर्स की जगह अगर P&L, बैलेंस शीट या कैश फ्लो होता तो ये कभी भी अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते थे। याद है ना? ये याद है ना? और डिस्क्लेमर होता तो चीजें अलग होती थी। ओके, तो इसमें क्या दे सकते हैं? आंसर यस। तो तीन कंडीशन क्या क्या थी? पहला पॉइंट, लॉ रेगुलेशन रोकता नहीं है। सेकंड पॉइंट, ओके, पब्लिश टुगेदर नहीं है, याद आया?
पब्लिश टुगेदर नहीं है, पब्लिश टुगेदर नहीं है, एंड ये मेजर पोर्शन डेटर कवर नहीं होना चाहिए, पोर्शन मेजर पोर्शन कवर नहीं हो रहा है, डेटर इज नॉट कवरिंग ए मेजर पोर्शन। बढ़िया मालिक, ओके, आई होप जेपी मालिक। लिस्ट आउट फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तोड़ रटा हुआ है भाई। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सेकंड पॉइंट पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। खत्म। ओके, तो आपके फैक्टर, वापस क्वेश्चन है, ये नहीं बोल रहे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए क्या फैक्टर है। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए फैक्टर है तो तीन चीजें, अप्लाइड क्राइटेरिया, ओके, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, और फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होगा। याद आया? हो याद आ रहा है क्या? ओके, यहां पर पूछा हुआ है फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया। यहां पर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, उसके लिए फैक्टर्स बताइए। नहीं याद आया, नहीं याद आया, याद आया? जहर खा लो, जहर खा लो, जहर खा लो, जहर 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 होता है ना, जहर 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 जहर, चूहे मारने की दवा। ओके, याद आया क्या? पहला पॉइंट नेचर, नेचर 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 ऑफ ऑपरेशन, सेकेंड पॉइंट पर्पस, तीसरा इंटेंडेड यूजर्स, एंड चौथा पॉइंट मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बढ़िया। मैं वापस बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही होगी, लेक्चर एक तो 20-25 मिनट्स में मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर ये कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करने के लिए लेक्चर था, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अभी भी आ रही होगी, कुछ पॉइंट होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टीआरबी बेस्ड रिवीजन लेक्चर मैंने पूरे अपलोड किए हैं, जिसमें डिटेल्ड में, यानी ऑलमोस्ट ये चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे में कवर किया हुआ है। तो आप वहां पर जाइए, और वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैंने उधर भी कॉन्सेप्चुअली पूरा समझाया, सिर्फ वो इंग्लिश में होगा। ओके, तो सर अभी इंग्लिश में नहीं है, अभी भी इंग्लिश है, इंग्लिश इज देयर, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, इंग्लिश आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, बट दैट इज कंप्लीटली इन इंग्लिश, एंड दिस इज ओके इज मोर ऑफ हिंदी एंड समवॉट इंग्लिश, तो हाइब्रिड वर्जन है ये, बट दैट विल बी इन कंप्लीटली इंग्लिश बिकॉज दैट वाज रिकॉर्डेड इन हैदराबाद, तो आई शेयर दैट ऑन यूट्यूब चैनल मालिक। तो तोड़ मालिक। ओके, तो अगर कहीं डाउट आया तो यू कैन फोकस ऑन दैट वन। ओके, 800 वाली डीलिंग, 800 माय गॉड, ये 800 deals with special consideration applicable in respect of audit of financial statement prepared in accordance with special purpose framework, explained by giving examples, meaning of special purpose framework। तो जीपीएफ एसपीएस समझाइए। जीपीएफ का एग्जांपल क्या था? इट इज फॉर इन वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, स्पेसिफिक पर्पस इज फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, जिसका एग्जांपल 3 आप एग्जांपल दे सकते हो, 3 एग्जांपल आप नोट रख सकते हो, आपके पास 3 एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ओके, होल्डिंग कंपनीज और एसोसिएट कंपनीज। दूसरा सिनारियो इट कैन बी बैंक। तीसरा एग्जांपल कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड है बैंक लोन। तो ये 3 एग्जांपल आपको चाहिए, लिख दीजिए। आपको एग्जांपल लिखना है, लेकिन जीपीएफ एसपीएफ ये स्टार्टिंग का आंसर है। जीपीएफ एसपीएफ का डेफिनेशन क्या वो आपको यहां पर मेंशन करना है। CAY is the auditor of company. He expressed adverse opinion on audited financial statements. Okay, what additional points he need to keep in mind while expressing an opinion on summary financial statement derived from such audited financial statement? अब ये आंसर कौन सा होगा बताओ? फोर्थ वाला आंसर कौन सा होगा? पैराग्राफ गया तेल ने। CAY is the auditor of company, मेन ऑडिटर है। Okay, and he expressed adverse on audited financial statement. Okay, what are additional points to be kept in mind while expressing an opinion on summary financial statement? 3 चीजें। पहला पॉइंट आपको अपने रिपोर्ट में डालना पड़ेगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में डालना पड़ेगा कि आपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स दिया है। सेकंड, वो एडवर्स का बेसिस क्या था ये देना पड़ेगा, और तीसरा आपको लिखना पड़ेगा ओके कि भाई यहां पर इट इज इनअप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आया? लास्ट आंसर आई होप याद आ रहा होगा। याद आया कि नहीं आया? तोड़ मालिक क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड केस स्टडी। मैंने कहा ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी आ गया तो लास्ट ही है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी क्या है देख लेते हैं। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अब्रिज्ड? अब्रिज्ड का मतलब होता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट of schemes of smart investment mutual fund. The abridged financial statement have been derived from audited financial statement. ठीक है, on 31st March blah 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 दिया है, और liability दी है smart investment equity and debt fund, smart investment equity saving fund. ठीक है, कुछ तो इन्होंने दिया है, यूनिट कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, करंट लाइबिलिटी दी है, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, अदर करंट एसेट्स दिया हुआ है। अब्रिज रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर, तो ये वापस 2 चीजों के लिए उन्होंने अब्रिज दिया हुआ है।
इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, नेट रियलाइज, एड, नेट सरप्लस, ठीक है, ये अमाउंट कुछ होगी, कुछ तो डिस्कस होगा। अच्छा, तो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव दिया है कि विदाउट कंपैरिजन दिया हुआ है? विदाउट कंपैरिजन, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है, ओके, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इन्होंने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से अब्रीज जो निकाला हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको डिफाइन किया हुआ है। ये कॉन्टेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर वाइज ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, और वो निकाले हुए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वाले पॉइंट में अब्रीज हैज बीन डिराइव्ड। तो इसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, डेट कुछ अलग किया है, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा आता है। The abridged financial statement of the schemes of funds have been prepared by Board of Trustees of the fund pursuant to SEBI regulation and in accordance with the format prescribed by SEBI. यानी laws and regulations है, laws and regulation के हिसाब से चल रहा है। Previous year figures have been ignored for the purpose of case. Okay, previous year के figure ignore किए हुए। Unmodified opinion has been expressed by auditor in audited financial statement of the schemes of इन्वेस्टमेंट फंड, यानी उनके पूरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। कीपिंग इन अबव व्यू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, गिवन द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? द ऑडिटर में प्रिज्यूम दैट क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन द प्रिपरेशन ऑफ एवरेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल। ओके, एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ना, ये थियोरेटिकल में बहुत गड़बड़ कर सकते हो एमसीक्यू में। गिवन अबाउट द एक्सट्रैक्ट ऑफ एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्या एप्रोप्रिएट है। द ऑडिटर में प्रिज्यूम दैट क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ एवरेज आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। द ऑडिटर कैन नॉट प्रिज्यूम दैट क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन प्रिपरेशन इज आर एक्सेप्टेबल, कैन नॉट प्रिज्यूम। तो मेरे ख्याल से तो सेकंड पॉइंट है ही नहीं, कैन नॉट प्रिज्यूम। फर्स्ट पॉइंट याद है ना, प्रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, द एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, द ऑडिटर कैन नॉट ऑर्डिनरी एक्सेप्ट क्राइटेरिया अप्लाइड बाय देम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एवरेज बिफोर डिटेल्ड इवैल्यूएशन। नहीं वे, उसको देखना है अप्लाइड क्राइटेरिया कैसा है क्या नहीं है। द ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। घंटा है, ओके, तो इसका आंसर ए ही होगा। ये समझा क्या आंसर, ये कॉन्टेक्स्ट समझा क्या? देखो, जब भी आप एमसीक्यू या इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व करो तो एक चीज ध्यान रखना, ओके। और टेक्निकली मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी ये कोई, मेरे को भी अभी याद नहीं, ये तो बुक बनाया था तब मैंने देखे हुए इसके आंसर्स, मतलब ये मेरे को भी याद नहीं अभी कितना महीना हो गया भाई। तो मैं अभी कुछ ऐसा हो सकता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते कुछ एरर आ जाए, इट में हैपन, वो बाद में एक लास्ट में आंसर दिए हुए उसमें देख सकते हैं। पर टेक्निकली मैं कुछ ऐसे याद रखता हूं, क्या क्या एक्सक्लूड हो सकता है, क्या क्या एक्सक्लूड हो सकता है, पहले वो देखने का। इंक्लूड जो हो सकता है जिसमें एम्बिग्यूटी है वो रखने का, जो एक्सक्लूड होता है उसको उड़ा देने का। पहले वो जो पहले उड़ाओ, उड़ाने वाले देखो, फिर जो बचे हुए उसमें थोड़ा सा अपने को डिसाइड करना पड़ सकता है। Which of the following statement in reference to average financial statement is not in accordance with requirement of 810? Not in accordance, not in accordance. मैं आपको बोल रहा हूं इंग्लिश पढ़ते वक्त, इंग्लिश ही है पर पढ़ते वक्त ध्यान रखना, not in accordance. The notes to the account should specifically disclose that average financial statement have been derived from audited financial statement. Okay, भाई साहब ये तो देना ही पड़ेगा। अरे यार, डिस्क्लोज याद है, नेचर ऑफ प्रोसीजर में अपन ने पढ़ा था, डिस्क्लोज समराइज नेचर, वो कहां से आया हुआ है, कहां से समराइज नेचर है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिस्क्लोज दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ओके, अच्छा ये मेरे को बताओ, डायरेक्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर अवेलेबल है, क्या ये लिख सकते हैं? यस। अगर आप देखा हुआ डिस्क्लोज, नेचर ऑफ प्रोसीजर याद, देखो पहला 3 पॉइंट, डिस्क्लोज याद आया। तो डिस्क्लोज किस कहां मिलेगा, किधर मिलेगा, याद है? अगर मिलेगा तो, और अगर नहीं मिलेगा, लॉ रेगुलेशन ने मना किया मिलने के लिए, तो क्या ये सही है? यस, ये भी सही है। वापस बोल रहा हूं, नॉट इन अकॉर्डेंस देखना है अपने को। It should be stated in auditor report that average financial statement have been compared with the related information in audited financial statement to determine whether average financial statement agree with or can be recalculated from related information. आई शाबाश, खत्म ना स्टोरी। It should be stated in audit report that average financial statement have been compared with what? Compared with what? It is compared with related information? No, it is compared with audited financial statement. खत्म हो गया, आंसर ही और हो गया। तो सी वाला, यानी टेक्निकली इसका बेस्ट आंसर कौन सा है? सी वाला ही है।
आगे डी भी देख लेते हैं. इट शुड बी स्टेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट दैट रीडिंग एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट. ये भी तो सही है, ये भी है, मतलब इन लाइन है ये भी. मेरे को बता सेकंड समझा मालिक. सेकंड अच्छा मेरे को बताओ बी वाला पॉइंट समझा क्या सबको? बी वाला वेबसाइट वाला समझा? बी वाला वेबसाइट. अच्छा ये कहां से आंसर आया समझा क्या? ये आया आपका नेचर ऑफ प्रोसीजर को निकालो. नेचर ऑफ प्रोसीजर में से आपको समझ में आएगा. नेचर ऑफ प्रोसीजर जो परफॉर्म किए वो अपन ने ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिए. बस उसी के बारे में इन्होंने कंटेक्स्ट वैसे पूछा हुआ है. Which of the following para is most appropriate to be including under heading auditor responsibility in audit report? Following most appropriate यानी मां कसम साला चारों appropriate हो सकते हैं, लेकिन चारों में से most appropriate क्या है ये ढूंढना है आपको. समझा? चारों में से most appropriate क्या है ढूंढना है. Our responsibility is to express an opinion on a breach financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with standards on auditing issued by ICAI. Okay, ये भी appropriate है. हाँ अपन ने standards auditing follow किए है issued by ICAI. Our responsibility is to express an opinion on a breach financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with standard on auditing 810 engagement issued by ICAI. Oh my God, अब समझा क्या? फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या हो गया बताओ? फर्स्ट हमने ऑडिट किया है स्टैंडर्ड फॉलो करके, सेकंड हमने ऑडिट किया है ऐसे 810 फॉलो करके. तो मेरे को बताओ दोनों में से, मेरे ख्याल से दोनों में से कौन सा उड़ा सकते हो आप? कौन सा उड़ा सकते हो? कौन सा उड़ा सकते हो? फर्स्ट, क्योंकि वो बहुत जनरल हो गया. फर्स्ट जनरल हो गया, तो फर्स्ट उड़ सकता है. फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट, क्योंकि यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड में से मोस्ट एप्रोप्रिएट मेरे को तो अभी तक तो सेकंड ही लग रहा है. थर्ड, our responsibility is to express opinion on average financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with SA standard auditing adapted in circumstances including SA 10 issued by ICAI. ये थोड़ा सा बी और सी मेरे को करने में. Our responsibility is to express an opinion on average financial statement based on our procedure which were conducted in accordance with SA adapted in circumstances including no समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरे ऐसे लग ही नहीं सकते. 805 में और 800 में दूसरे ऐसे लग सकते हैं. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरे ऐसे लग ही नहीं सकते. खत्म. तो पहला गया, सी भी गया. Our responsibility is to express an opinion on average based on our procedures which were conducted in accordance with SEBI regulation. आई शाबाश, खत्म. बी वाला आंसर करेक्ट है. बस मेरे को बताओ बी और सी में समझ में आएगा? बस एग्जाम में ना ये गड़बड़ हो जाएगी. आप मतलब ऐसा हो सकता है, मेरे से भी मिक्स मैच हो सकता है, मेरे से भी ये मिस हो सकता है. तो आपको ये थोड़ा सा रीडिंग वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मालिक. तो मेरे को बताओ ये झेपा क्या मालिक? झेपा क्या? समझ में आया मालिक? तोड़ मालिक. चौथा पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी इंक्लूडेड अंडर हेडिंग ओपिनियन? ओपिनियन के अंदर कौन सा एप्रोप्रिएट हो सकता है? इन अवर ओपिनियन द ब्रीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द फंड ऑन 31st March and for the year 31st March आर फेयर समरी of those financial statements and are in accordance with accounting policies and standards specified in SEBI regulation, generally accepted accounting principles in India to the extent applicable. गड़बड़ है क्योंकि अपन क्या लिखते खाली फेयर समरी. आपको ओपिनियन अनमोडिफाइड ओपिनियन मैंने बताया था. ठीक है, देखते हैं आगे अपने को भी. In our opinion, the average financial statement as on 31st March for the year ended 31st March are fair summary of those financial statement. ये तो नहीं है क्योंकि those audited financial statement. समझ में आया? तो सेकंड तो नहीं है, डाल दो, उड़ा दो, बी उड़ा दो. In our opinion, the average financial statement derived from audited financial statement of scheme for the year are consistent with audited financial statement and are in accordance with accounting policies and standards specified by SEBI and generally accepted principles in India. तो अब यह ए और सी सेम लग रहा है. ए और सी में थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट आ गया है. फेयर समरी तो दे ही रहे. फेयर समरी कंसिस्टेंट विद, देखते हैं मतलब यानी ए और सी में डिफरेंस क्या किया है? इधर फेयर समरी लिखी है, इधर कंसिस्टेंसी लिखा है. यानी कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंस फ्रेमवर्क का डिफरेंस आ गया. लेकिन साथ में उन्होंने दिया है कि फेयर समरी और साथ में उन्होंने रेगुलेशन के हिसाब से दिया है. In our opinion, average financial statement derived from audited financial statements and are for the year are consistent with audited financial statement.
मोस्ट अप्रोप्रिएट, बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? बी तो नहीं होता, ये क्लियर हो गया। डी वाला ही आंसर होना चाहिए। ए और सी क्यों नहीं आ रहा है? ए और सी क्यों नहीं आ रहा है? कभी भी अपन क्या बोलते हैं, इट इज ए कंसिस्टेंट विद और ए फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। ये अपन ने पढ़ा था, मालूम है ना, 810 के इसमें देखा था, यही रहेगा। अगर लॉ रेगुलेशन ने कुछ वर्डिंग बोली होती तो केस स्टडी में बोला था, लॉ रेगुलेशन ने कुछ वर्डिंग बोली होती तो केस स्टडी में लिखा होता, और केस स्टडी में लिखा होता तो अपन को उसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करे। याद है मालिक? और मिसअंडरस्टैंडिंग किया तो एडिशनल फैक्ट देना पड़ सकता है। लास्ट वाला आंसर याद है? दैट्स इट। ओके, आई होप ये वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं। और एक क्वेश्चन है ना इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ईएम आएगा ही, ओएम आ सकता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओ माय गॉड, खत्म। ये तो अपना तोड़ आंसर है ना भाई, की ऑडिट मैटर। ये जिंदगी में नहीं आएगा ना। की ऑडिट मैटर क्यों नहीं आता मालिक? की ऑडिट मैटर जीपीएफ में ही रहता है, एसपीएफ में कभी भी नहीं रहता। तो एसपीएफ वाले सिनेरियो 800, 805, 810 में कभी भी की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। मयूर फेवरेट, मयूर का फेवरेट की ऑडिट मैटर है, तो की ऑडिट मैटर ऑलवेज मयूर फेवरेट, तो वो नहीं आएगा। आत्मा, आई होप क्लियर है मालिक। तो आई होप इधर तक की क्लियर है। ये चैप्टर 8 की अपने पास क्लैरिटी आ चुकी है, चैप्टर 8 का कंटेक्स्ट हो चुका है। तो एक अभी चैप्टर 9 पे जाएंगे, बट लेकिन उसके पहले ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता मालिक, तोड़ मालिक।